पिराना को छोड़ दिया था, तो पिराना ने उधर की लोकल सभी वेराइटीज़ को ख़त्म कर दिया था। इनको भी रख सकते हैं, क्रोकोडाइल्स काफ़ी लोग रखते हैं। बट एलिगेटर जो फिश है वो भी बहुत डेंजरस है। आज इस वीडियो में हमारे साथ में है फ़िश एंड फन के ओनर जौहर हुसैन साहब, और हम यहाँ पर इनके पास में आए हुए हैं। इनकी पूरी शॉप देखी है, जो शायद भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे एमपी में सबसे बड़ी शॉप है किसी भी टाइप के एक्वेटिक पेट्स के लिए। तो आप चाहें तो इसे विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आप भोपाल के हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाहर से हैं तो ये आपको होम डिलीवरी भी करके देते हैं। तो मैं आपको इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एक्वेटिक पेट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने ये जो एक्वेरियम और फिश का बिज़नेस है ये कैसे शुरू किया था और इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे आया था? एक्चुअली सर ये तो हमारे फोर फादर से है बिज़नेस। अच्छा। हमारे ग्रैंड फादर जो थे उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा था। उन्होंने बॉम्बे से तारापुर वाला से वो ली थी अपनी ट्रेनिंग। उसके बाद इधर भोपाल में मछली घर था जो विधानसभा के सामने, उधर जॉब करते थे। उसके बाद फिर दादाजी के बाद हमारे पापा की जॉब लगी मछली घर में। डैडी मछली घर में ही जॉब करते थे। उसके साथ उन्होंने एक अपना प्राइवेट छोटी सी शॉप खोली थी। फिर उसके बाद मेरे जो एल्डर ब्रदर है उन्होंने बिज़नेस शुरू करा, ज्वाइन करा 2000 से। फिर उसके बाद ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको ग्रोथ करते रहे। अच्छा। फिर एक्चुअली मैं तो MBA परसुइंग कर रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट तो कम था, बट वो तो बाई जीन्स था, तो फिर आ नहीं था इस बिज़नेस में। एक चीज़ जानना है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, इनमें सबसे पॉपुलर मछली कौन सी है और मिनिमम प्राइस क्या है मछली का? शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है? सर देखिए, सबसे पॉपुलर फ़िश तो अगर देखी जाएगी तो गोल्ड फिश है, जो आपने अक्सर वीडियोज़ में मूवीज़ में देखा होगा। और अगर वास्तु के हिसाब से पॉपुलैरिटी पूछेंगे तो एरोवाना फ़िश होती है। अच्छा। वो भी अपनी अवेलेबल है। और अगर आप पूछ रहे हैं सबसे कम से सबसे ज़्यादा का अमाउंट के वाइज, तो सबसे कम में गप्पीज़ और मोलीज आती हैं और टेट्राज आती हैं। वो 15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये पीस से स्टार्ट हो जाती है रेंज। अच्छा। लेकिन अगर आप हाई रेंज में जाएंगे तो उसमें कोई वो ही नहीं है, थाव नहीं है। मतलब कुछ वेराइटीज़ हैं मेरे पास एरोवानास की जो 1 लाख रुपए पर पीस है। कुछ दूसरी वेराइटीज़ हैं जो 25,000 30,000 रुपये पर पीस है। कुछ वेराइटीज़ हैं 2-5 हज़ार रुपये पर पीस है। मतलब हाई रेंज का कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लो रेंज आपको 15-20 रुपये पर पीस से मिल जाएगी। जैसे आपके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग भी आते होंगे जो फर्स्ट टाइम एक्वेटिक पेट्स को लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए किस टाइप की आप फ़िश को सजेस्ट करोगे? और क्या इन फ़िशेस के साथ में टॉर्टोइज़ या टर्टल को रखा जा सकता है? देखिए, काफ़ी लोग हमारे पास फर्स्ट टाइम जब बिगनर्स आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं। पहले तो आपको पालना कैसे फ़िश को, उसके लिए पानी कैसे यूज़ करना है, मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, फूड क्या यूज़ करना है। और सबसे बेसिक जो हम लोग फ़िशेस देते हैं फर्स्ट टाइम बिगनर्स को, वो हम देते हैं कार्प और शार्क। कार्प और शार्क ऐसी वेराइटी है जिसका मेंटेनेंस कम है और थोड़ा स्टडी फ़िश होती है, थोड़ी नाजुक कम होती है, तो ईज़िली आदमी के पास पल जाती है। और जब वो पल जाती है तो एक उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, फिर वो आगे कोई सी भी दूसरी वेराइटीज़ पे जा सकते हैं। बट क्या होता है, अगर रिसेंट नए टैंक में अपन अगर गोल्ड फिश दे दें या कुछ एक्जोटिक फिश दे दें और वो अगर उसको ट्रीट नहीं कर पाए प्रॉपर्ली, तो फिर उनकी मछली मर जाती है। तो उससे एक आदमी का मोरल डाउन हो जाता है, जो अपन वो नहीं चाहते। और दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन था टर्टल या टॉर्टोइज रख सकते हैं क्या फिशेज़ के साथ, तो वो ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी रखने वाले बहुत सारे लोग रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग टर्टल बैन है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरी बात, जो टर्टल होता है उसकी जो यूरिन होती है वो एसिडिक होती है, तो वो फिशेस को हार्म पहुंचाती है। और टर्टल को रोज़ पार्शियल वाटर चेंज चाहिए, जो फिशेस के लिए हार्मफुल है। तो मतलब वो दोनों को साथ रखना थोड़ा रिस्की है, लेकिन काफ़ी लोग रखते हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ चलता भी है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप रख सकते हो, चलता है तो। जैसा आपने नीचे आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि टर्टल वगैरह के लिए आपने मतलब इंक्वायरी के लिए भी मना किया हुआ है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है या? एक्चुअली सर स्पेसिफिक रीज़न कुछ नहीं है। हमने इंक्वायरी के लिए इसलिए मना करा है। अब कितने लोगों को हम समझाते थे कि साहब ये बैन है, तो लोग क्यों बैन है, आपने अच्छा, क्यों नहीं entertain रखा। नहीं करना था हाँ, लोगों तो वो एक्चुअली हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगते थे, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने उसको प्रोहिबिटेड लिख दिया है हमारी शॉप पे। मैंने कल जब आपकी शॉप पर आया था तो वहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ था कॉर्निवोरस और हर्बीवोरस टाइप की जो मछलियाँ। सबसे पहले ये बताइए, नॉर्मल मछलियों की डाइट क्या होती है और कॉर्निवोरस और हर्बीवोरस को एक साथ रखा जा सकता है या इनमें किस तरह का डाइटरी और इनका फैमिलियर बिहेवियर होता है, वो थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअली देखिए, फिशेज जितनी भी हैं दो पैटर्न्स में डिवाइड रहती हैं, एक हर्बीवोरस एक कार्निवोरस। वो भी इसलिए डिवाइड रहती हैं क्योंकि कस्टमर को हमें इजीली गाइड करना होता है। अदरवाइज़ फ़िश देखा जाए तो
ओवरऑल कार्निवोरस होती है, अच्छा, ओके। कोई भी मछली हो। क्योंकि अगर कोई मछली मरती है और अगर आपने उसको नहीं निकाला, तो कितनी ही सीधी मछली हो, कितनी सेंसिटिव मछली हो, वो दूसरी मछली को खाएगी, ताकि उसका इन्फेक्शन उसको ना लगे, फर्स्ट थिंग। हाँ, अब दूसरी बात, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस में हम लोगों ने डिवाइड करा हुआ है फिशेस को, वो इसलिए करा हुआ है क्योंकि कुछ होती है लेस एग्रेसिव, जो काम नेचर की होती हैं, और कुछ होती है एग्रेसिव। तो जो एग्रेसिव को अगर अपन काम नेचर के साथ रखेंगे तो वो अटैक करते हैं। जैसे अपन अपनी सराउंडिंग में ही देख लीजिए, कुछ बच्चे वो शैतान होते हैं, कुछ बच्चे नाजुक होते हैं, और वो अगर शैतान नाजुक के साथ रहेंगे तो नाजुक को परेशान करते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो वो इस चक्कर में हर्बीवोरस और कार्निवोरस का कॉन्सेप्ट है। बाकी हर्बीवोरस के लिए भी फ़िश फूड आते हैं, उसमें भी फ़िश मील मिलता है, वो होता है वेजिटेरियन फूड नहीं है। और कार्निवोरस के लिए भी फ़िश फूड आते हैं, उनमें भी फ़िश मील मिलता है, बट उनके प्रोटीन लेवल्स अलग अलग होते हैं। हर्बीवोरस का प्रोटीन लेवल डाउन होता है, थोड़ा कम लगता है। कार्निवोरस का प्रोटीन लेवल हाई होता है, उनको ज़्यादा लगता है। तो मैंने नोटिस किया है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट हर जगह एग्जिस्ट करता है। आप इसे एक्सेप्ट अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। वही वैसे कॉन्सेप्ट है इधर। अभी हमारी बैक ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि इन्हें वाटर बॉडीज़ में लोग छोड़ देते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप देखिए, बताइए। एक्चुअली क्या होता है, हम सभी हॉबिस्ट को बोलना चाहेंगे कि आप कोई भी फिशेस पालिए, अगर आपके एरिया में या आपके लोकल एरिया में शॉपकीपर है या नहीं है, या फिर आपका शॉपकीपर आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, हम आपको ये कहना चाहेंगे, आप जो भी फंडामेंटल फ़िश रखते हैं उनको कभी भी लोकल वाटर बॉडीज़ में मत छोड़िए, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, पॉन्ड हो। क्योंकि आप लोकल वाटर बॉडीज़ में छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो इस कंट्री की, इस रीजन की फिशेज़ है ही नहीं। तो आप ज़्यादा बेस्ट है कि जो भी शॉपकीपर्स हैं, एक्वेरियम शॉपकीपर, आप उन्हीं को ले आके रिटर्न करिए फिशेज़ जो भी आप पालना है। और ख़ास तौर से कार्निवोरस अगर फ़िश आप पालना है, लाइक एलिगेटर, पिराना, एरोवाना, इन मछलियों को तो आप बिल्कुल भी लोकल वाटर बॉडीज में मत छोड़िए, क्योंकि अगर ये उधर जाएंगी तो इनको तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये अमेजोन रिवर्स की फिशेज़ हैं, यही उधर की वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगी। सो मेरा यही कंसल्ट है सभी हॉबीज़ से कि लोकल बॉडीज़ में फिशेज़ को ना छोड़ा जाए। बड़े तालाब में या कहाँ पर वहाँ पर पिराना को छोड़ दिया था और उसने वहाँ की जो एग्जिस्टिंग मछलियाँ थी उन्हें बहुत हार्डली इम्पैक्ट किया था। वो क्या इंसिडेंस था? सर एक्चुअली अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले मेरे पास न्यूज़ आई थी कि कैरवा डैम का जो अदर पार्ट है, छोटा सा पार्ट था, उधर किसी ने पिराना को छोड़ दिया था, तो पिराना ने उधर की लोकल सभी वेराइटीज़ को ख़त्म कर दिया था। तो वो बड़ा मुसीबत हो गई थी मत्स्य विभाग वालों के लिए, फिर उनको उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बहुत नुकसान हुआ था उसकी वजह से लोकल फिशेज़ का। ओके। क्योंकि पिराना बहुत तेज़ ग्रोथ करती है और ब्रीडिंग करती है, और वो बहुत एग्रेसिव होती है। जो मछली मिलेगी या मछली क्या दूसरा जानवर भी मिलेगा, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी विद इन अ सेकंड और मिनट। मगरमच्छ होते हैं, इनको भी रख सकते हैं। क्रोकोडाइल्स काफ़ी लोग रखते हैं। तो ये क्रोकोडाइल तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और शार्क भी आपके पास रखी हुई है। तो ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं या नहीं हो पाते? ये सिर्फ उतने ही रहते हैं अगर छोटे एक्वेरियम में रह रहे हैं तो? एक्चुअली क्रोकोडाइल हो या आप एलिगेटर नहीं पाल सकते, अच्छा, ये भी नहीं पाल सकते? ये भी पाल नहीं सकते, क्योंकि ये एक्चुअली मैमल्स हैं, इनको नेचुरल बॉडी में ही रखा जाता है। इनके रिगार्डिंगली एक एलिगेटर गार्ड फिश आती है, उसकी बात करी थी मैंने, अच्छा, कि वो आप लोकल बॉडीज में ना छोड़ें। वो फ़िश है एक्चुअली इम्पोर्टेड फ़िश होती है, वो पलती है, काफ़ी जगहों से इम्पोर्ट होकर आती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट होती है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जॉटिक फ़िशेस पालते हैं, जो शौकीन होते हैं हॉबीज, उनके पास आपको मिल सकती है। तो वो एलिगेटर गार्ड फिश होती है, अच्छा, ना कि एलिगेटर या क्रोकोडाइल होता। तो क्रोकोडाइल एलिगेटर को तो पाल नहीं सकते, उस पर भी बैन है एक्चुअली इंडिया में, और नुकसान का सौदा है। बट एलिगेटर जो फिश है वो भी बहुत डेंजरस है, अच्छा, क्योंकि अगर आपने लोकल वाटर बॉडीज में छोड़ा तो वो दिक्कत कर सकती है। अभी रिसेंटली बड़े तालाब में एक एलिगेटर गार्ड फिश निकली थी, अराउंड 3 फीट या 3.5 फीट की। तो वो एक शॉकिंग था पूरे भोपाल के लिए, तो ऐसा ना होना चाहिए। ये सॉल्ट वाटर फिश और फ्रेश वाटर फिश, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और किस टाइप के एक्वेरियम, और एक्वेरियम को कितने दिनों में हमें साफ़ करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली सॉल्ट वाटर जो फिशेज़ होती हैं वो मरीन फिशेज़ कहलाती हैं। मरीन फिशेज़ का कॉन्सेप्ट अभी एमपी में है ही नहीं, अच्छा, क्योंकि इधर का जो वेदर है, कभी एकदम ह्यूमिड हो जाता है, कभी एकदम कोल्ड हो जाता है, कभी एकदम रेनी हो जाता है। तो जो मरीन फिशेज़ हैं उनको बहुत स्टेबल टेम्परेचर चाहिए, और वो कॉस्टली भी बहुत होता है उनका जो पूरा सेटअप होता है। तो मरीन सेटअप तो इधर एमपी में है नहीं, बहुत रेयरली कुछ लोगों के पास होगा, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता। ऑल ऑफ सडन कभी ना कभी उनकी सैलिनिटी मेंटेन नहीं होती या अमोनिया मेंटेन नहीं होता, तो वो पूरी फिशेज़ मर जाती हैं। तो अपने इधर आपको जितनी भी फिशेज़ आपने देखी है, सब फ्रेश वाटर फिशेज़ है अच्छा। जी।
और फ्रेश वाटर फिशेज ये ऐसा रहता है कि आउट ऑफ इंडिया की, जैसे जो उधर के लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उधर से ये इंपोर्ट होकर आती हैं। तो इनका बिहेवियर वैसे ही होता है उधर के हिसाब से। तो इधर वो ब्रीडिंग नहीं कर पाती, और ब्रीडिंग अगर करेगी भी, एग्स है हो भी जाएंगे तो ज़्यादा बच्चे बच नहीं पाते। अगर एक मछली ने 1000 बच्चे दिए हैं भी हैं, तो आप मैक्सिमम 50-100 बच्चे ही बड़े कर पाओगे, रेयर कर पाओगे। और लोग मोस्टली तो मर ही जाएंगे उसमें। तो जैसे आप मछलियों को इनको इंपोर्ट करते हो, अगर कोई व्यूअर देख रहा है और वो चाहता है कि उसे भी आपकी कोई मछली पसंद आ रही है या आपके बारे में जानना चाहता है आपकी मछलियों की डिटेल, तो उसे कहाँ से मिलेगी? मैं आपका कांटेक्ट और वो सारी चीज़ तो मैं शेयर कर दूंगा, मगर उसे मछलियों के बारे में जानना है। एक्चुअली हम तो नंबर आपको शेयर कर देंगे, बस वो हमसे कोऑर्डिनेट व्हाट्सएप पे या कॉल पे कर लें। उनका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, या वो जो भी स्टेट या सिटी से हैं, अगर उधर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है फ्रॉम भोपाल, तो हम इजीली उनको भेज भी सकते हैं और गाइड भी कर सकते हैं। एरिया में ना काफ़ी अच्छी आपने लाइटिंग की हुई है और पूरे टाइम इसमें फ़िल्टर चल रहे हैं। तो इमेजिन अगर फ़िल्टर बंद हो जाता है या किसी के घर में लाइट चली जाती है, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या ये फ़िशेज़ मर जाएंगी? या और इन लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? और हाँ, एक और चीज़ इसके साथ में, काफ़ी सारे आपने एक्वेटिक प्लांट्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली देखिए, जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो जैसे आप अपने घर में गार्डन मेंटेन करते हैं, एक्वेरियम गार्डन्स होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट अलग है एक्वेरियम के लिए, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि काफ़ी लोग एक्वेरियम में नेचुरल प्लांट लगाने को पसंद कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा लगता है जब कामनेस देखते हैं एक्वेरियम के अंदर प्लांट्स की। तो ये उसकी वजह से लगा है, क्योंकि यूनिट है, ये पूरा लाइव प्लांट्स का यूनिट है एक्वेरियम प्लांट्स का। दूसरी बात जो आप फ़िल्टर का बोल रहे हैं, फ़िल्टर एक्चुअली हम लोग इसलिए लगाते हैं, और कस्टमर्स को भी लगाना चाहिए, क्योंकि फ़िल्टरिंग भी करता है और वो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व भी करता है। अब अगर 1-2 घंटे या 4 घंटे के लिए लाइट जाती है तो इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर 4 घंटे से ज़्यादा लाइट जाएगी तो फिर मछली मर भी सकती है। और अगर आपको मछली को बचाना है तो फिर आप आधा पार्शियल वाटर 50% पानी चेंज करें, तो नए पानी में नया ऑक्सीजन आ जाता है, तो उससे फिर मछली की स्टेबिलिटी 1-2 घंटे के लिए बढ़ जाती है। बाकी फ़िल्टर या फिर पंप ये होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन लगता है फिशेस को, तो ये कंपलसरी है। रही बात लाइटिंग की, तो लाइटिंग सिर्फ हम लोग इसलिए जलाते हैं कि जो भी आ रहे हैं हमारे कस्टमर्स या आप जैसे यूट्यूबर्स या फिर एनीवन, तो उनको एक अच्छा अट्रैक्शन लगे। अदरवाइज़ आप अगर घर पे रख रहे हैं या फिर आप किसी कमर्शियल प्लेस पे रख रहे हैं, तो आप जब कस्टमर्स का आना हो या कोई गेस्ट का आना हो तभी लाइट जलाएं, अदरवाइज लाइट बंद रखें, क्योंकि वो डिस्टर्ब करता है फिशेस को भी, और एल्गी भी बनती है एक्वेरियम में, तो उससे मेंटेनेंस बढ़ जाता है। किस तरह से इनके बारे में पता चलता है कि ये बीमार हो गई हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स ये फेस कर रही हैं? देखिए, फिशेस का बीमार होने का एक ही रीज़न होता है, पहला तो जब मौसम में फ़र्क आता है। जैसे अभी सीज़न चेंज होगा, बारिश से गर्मी या गर्मी से सर्दी या बारिश से सर्दी, जब ये सीजन्स चेंज होते हैं, जब मछली को बीमार होने का एक चांसेस ज़्यादा रहता है। ऐसी फिशेस का रहता है, अगर वो फीडिंग नहीं ले रहा है या फिर नीचे बैठ रहे हैं या प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहा है, या उनकी बॉडी में वाइट स्पॉट या कॉटन टाइप के फंगस ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब ये बीमार है। और कभी कभी पेट फूलना भी एक बीमारी होती है, कभी कभी ओवर फीडिंग से भी पेट फूल जाता है, कभी कभी एक बीमारी की वजह से पेट फूल जाता है। और कितनी बीमारी ऐसी होती है, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, वो आपको सिर्फ बिहेवियर से ही पता चल पाएगा, ना कि आप उसको मतलब देख के समझ पाएंगे। तो उसके लिए तो ऐसा है, हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं हम उनको यही गाइड करते हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है फ़िश एक्टिव नहीं है, फ़िश हील हो रही है, आप उसका एक वीडियो बनाएं हमें शॉर्ट, और वीडियो हमें व्हाट्सअप कर दें, हम आपको चेक करके उसका पूरा मेंटेनेंस गाइड कर देंगे और ट्रीटमेंट। नीचे आपके पास कुछ सिलेंडर्स रखे हुए हैं, आई गेस वो या तो ऑक्सीजन के होंगे या नाइट्रोजन के होंगे, तो उनका किस तरह से आप उनको चेंज कर रहे हो और किस तरह से आप उसको फिल्टरेस प्रोसेस में यूज़ कर रहे हो? क्योंकि कल मैंने देखा था आपके पास में, आई गेस आपके यहाँ हर दूसरे या तीसरे दिन या जो भी इनका टाइमिंग रहता है, आप इनका पानी और सुधार करते रहते हो, तो वो क्या रीज़न है उसका? देखिए, एक्चुअली जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो यूज़ में तब आते हैं जब हमें आउट ऑफ भोपाल माल भेजना रहता है। जैसे हमारा पूरा ऑल ओवर एमपी होलसेल का काम है, तो अगर हमें भोपाल से बाहर माल भेजना है तो हमें ऑक्सीजन पैकिंग करना पड़ती है। उस ऑक्सीजन पैकिंग में मैक्सिमम 3 दिन तक की मछली रह सकती है, 72 आवर्स विदाउट डैमेज। तो वो सिलेंडर्स एक्चुअली पैकिंग के लिए रखा हुआ है। जैसे कभी रिटेल के कस्टमर्स को कभी लुधियाना, कभी जम्मू, कभी केरला, कभी हावड़ा तो भेजना है, तो उनके लिए पैकिंग करना पड़ेगी, वो ऑक्सीजन पैकिंग में ही जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी करते हैं, तो उसके लिए वो सिलेंडर रखा हुआ है। रही बात मेंटेनेंस की, तो हम लोग तो पार्शियल वाटर रेगुलर चेंज करते हैं, रोज़ 10 से 20% पार्शियल वाटर चेंज होता है हर एक्वेरियम का, क्योंकि हमारे यहाँ एक्वेरियम में क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। बट कस्टमर्स को इतना पार्शियल वाटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
उनका जो फ़िल्टर लगा है वो हर 3 से 4 दिन में उसको वॉश करें सादे पानी से। केमिकल कभी यूज़ नहीं होता कोई भी एक्वेरियम प्रोडक्ट में। सादे पानी से फ़िल्टरों को साफ़ करें। जब पानी उनको बहुत मटमैला, क्लाउडी या येलोइश लगने लगे तो फिर 50% पानी चेंज करें। अदरवाइज़ पानी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िश जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेशियो है, मरने का सबसे बड़ा रीज़न ही लोगों के पास ये है कि वो पानी पूरा चेंज कर देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन फिर फिशेज़ मरती हैं, क्योंकि उनकी पूरी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है किसी भी टाइप के ओनर के लिए जो इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे जानने वाले हैं वो कहते हैं कि उनकी फ़िश मर गई है, तो आई गेस ये एक रीज़न हो सकता है कि वो पूरा उनका इकोसिस्टम ही बदल देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन्हें आप यहाँ पर ब्रीड करते हैं या सिर्फ आप इंपोर्ट ही करते हैं? और अगर मान के चलिए जैसे टैंक में है, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, अलग अलग टाइप के फिशेज़ रखते हैं, तो इनके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? एक्चुअली देखिए साहब, ब्रीडिंग तो हम लोग नहीं करते, हम लोग पूरा ट्रेडिंग ही करते हैं। मैक्सिमम वेराइटीज़ इंपोर्ट होके आती हैं या फिर हावड़ा और चेन्नई से आती हैं। दूसरी बात, अगर कभी फ़िश ब्रीडिंग कर भी देती है, क्रॉस ब्रीडिंग या नेचुरल ब्रीडिंग, तो उसके बाद भी बच्चे बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी टैंक्स होते हैं। एक मछली का बच्चे अगर हुए भी हैं तो दूसरी मछली खा जाएगी। और कुछ वेराइटीज़ में तो ऐसा होता है कि जो बच्चे जिस मछली ने पैदा करें, अगर उसे 24 घंटे बाद नहीं निकाला जाए तो खुद भी अपने बच्चों को खा सकती है। अच्छा। जी, तो बहुत रेयरली बच्चे बच पाते हैं, और कुछ यूनिक का तो बहुत इम्पॉसिबल है इतने से सेटअप में, क्योंकि यूनिक चीज़ अगर कुछ निकल भी सकती है तो ब्रीडर्स के पास, इम्पोर्टर्स के पास ही निकल सकती है, कि जो जैसे इंडिया के बाहर ब्रीडिंग्स करा रहे हैं, तो उनके पास अगर कोई चीज़ क्रॉस ब्रीड होकर आ गई तो वो एक नई वेराइटी बन के हमारे पास आती है। लेकिन हमारे पास कुछ नया बन जाए ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल है। काफ़ी बार लोगों की जो फिशेज़ होती हैं वो उसमें मर जाती हैं। जनरली वो लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं कि उनकी फिशेज़ मर जाती हैं उसमें? बेसिक 4 से 5 मिस्टेक होती है जो भी हॉबीस्ट करता है तभी उसकी मछली मरती है। पहला कि अगर वो पानी क्लोरीन वाला, क्लोरीनेटेड वाटर यूज़ कर ले, या कोई केमिकल वाले सब्सटेंट को यूज़ कर ले जिसमें उसकी स्मेल हो, पहली। दूसरी ये होती है कि अगर वो ग्रुप मिसमैच डाल दे, जैसे हर्बीवोरस कार्निवोरस को मिक्स करके डाल दिया, तो फिर मरना तय है उसकी मछली। हाँ। तीसरा, अगर वो ओवर फीडिंग करा रहा है तो। चौथा, अगर मछली को जैसा बिहेवियर है उसका, उस हिसाब से अगर उसका मेंटेनेंस नहीं करा गया तो मरने का चांसेस है। पांचवा, अगर वो कुछ कम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, जैसे फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहा, या सर्दियों में हीटर यूज़ नहीं कर रहा, या फिर ये गर्मियों में बबल्स एक्स्ट्रा नहीं, मतलब पानी को ठंडा करने के लिए ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, तो उस रीज़न की वजह से मर सकती है मछली। ये बेसिक 5 पॉइंट होते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर मछली मरती भी है तो कोई डिसीज़ की वजह से मरती है या लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मरती है। अच्छा, आपके पास कितने टाइप की मछलियाँ होंगी, और क्या आप एक एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि उन्हें एक्वेटिक पेट्स पालने के लिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए? देखिए साहब, एक्चुअली मेरे पास वेराइटीज़ तो अराउंड 100+ होंगी। एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत वेराइटीज़ आती जाती रहती हैं। जो बोलना चाहूँगा उसके लिए ये है कि आपका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ पालना है, कोई भी पेट हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, फिश हो, बर्ड्स हो, उसके बारे में आप या तो एक्चुअल जो भी अच्छे गाइडेंस है यूट्यूब या गूगल पे सर्च करें, या फिर शॉपकीपर से एक अच्छे से आप उससे गाइडेंस लें, पूरा उसकी अवेयरनेस के बारे में पता करें और उसको फिर उसके बाद पालें। अगर आप कम गाइडेंस पे काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस पूरी होना चाहिए। और अगर वो आपको शॉपकीपर नहीं गाइड कर पा रहा तो आप कोई दूसरी तरीके से गाइडेंस लीजिए, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर लीजिए।